हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू वरुण प्रोफेशनल एकेडमी। वी आर डूइंग चैप्टर 10 कंपनीज अकाउंट ऑफ सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड यूनिट 2 देयरइन। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इलस्ट्रेशन 7 रिगार्डिंग प्रो रेटा अलॉटमेंट इज रिमेनिंग दैट वी विल डू इन लास्ट लेक्चर। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। शेयर इशू करना अभी तक हमने देखा। अब वो इशू शेयर्स में हमने देखा कॉल इन एरियर्स होता है, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स कॉल का अमाउंट पे नहीं करते, ऑल्दो शेयर इज बीइंग अलॉटेड टू देम बट दे हैव नॉट पेड कॉल मनी। तो अगर वो लास्ट लिमिट तक भी वो कॉल मनी पे नहीं करते हैं तो उनसे शेयर वापस ले लिया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स, और इसलिए उनसे वो शेयर वापस ले लिया जाता है क्योंकि उनको अलॉट कर चुके होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट उनके नाम पे इशू कर दिए होते हैं, वो अब हमारे शेयर होल्डर्स बन चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने शेयर्स के पूरे अमाउंट को पेमेंट नहीं किया होता है, और उस नॉन पेमेंट के कारण वो शेयर होल्डर से हम अपना शेयर्स वापस ले लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और वो फॉरफीट करने के बाद हम उनको जो भी अमाउंट होता है जो उन्होंने पहले पे कर चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में, वो पे बैक नहीं करते, वो अमाउंट भी फॉरफीट कर लेते हैं और शेयर भी ले लेते हैं, जिसके कारण क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है हमें ये देखनी है। द टर्म फॉरफीट एक्चुअली मीन्स टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशंस। तो टेक अवे कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं? जो उनके नाम पे शेयर्स होते हैं और उन्होंने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट या पहले तक जो भी अमाउंट पे किया है वो भी वापस नहीं दिया जाता। इस तरीके से टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। क्या कंडीशन उन्होंने फुलफिल नहीं की? उन्होंने कॉल का पैसा देना था, दैट दे हैव नॉट गिवन, तो उस कारण उनका शेयर उनसे वापस ले लिया जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन दैट वन और मोर शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे टू देयर अलॉटमेंट और कॉल ऑन ड्यू डेट्स। फेलियर टू पे कॉल मनी रिजल्ट इन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर इज एक्शन टेकन बाय कंपनी टू कैंसिल दैट शेयर्स। अब वो हमारे शेयर होल्डर फिर नहीं रहेंगे। The director are usually empowered by Article of Association to forfeit those shares by serving proper notice to defaulting shareholders। तो ये आपका अंडरलाइन करेंगे क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और फॉल्स एंड ट्रू में हो सकता है। कौन एम्पावर्ड है फॉरफिट करने के लिए शेयर? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड। लेकिन क्या ऐसे ही फॉरफिट कर सकते हैं? नहीं, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा। तो हु इज एम्पावर्ड? डायरेक्टर, बट थ्रू नोटिस कि आपका इतना पैसा बचे हुए कॉल मनी का, विल फॉरफीट द शेयर, अदरवाइज आप मनी पेमेंट कर दीजिए। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द टाइटल ऑफ सच शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्सटिंग्विश्ड। अब वो टाइटल नहीं रह जाता, वो शेयर होल्डर का उस शेयर पे कोई अधिकार नहीं रह जाता है, और जो उसने अभी तक अमाउंट पे किए वो भी उसे रिफंड नहीं किया जाता है। The articles of company usually authorize the director to the forfeit the share। article of the company का होता है article of association, जिसमें पूरे terms and conditions होते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, किसको क्या पावर रहेगा, किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटिंग एंट्रीज उनकी क्या होती है। एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री ये फॉलोइंग मैटर्स आपको ध्यान देने, क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं जब फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको, ये 3 वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अमाउंट कॉल्ड अप की कितने अमाउंट से कॉल किया था शेयर, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड टिल डेट, हाउ मच अमाउंट कॉल्ड। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है, उसमें एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, अलॉटमेंट में है 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में है 2 रुपीज़ अगेन, एंड फाइनल कॉल में है 3 रुपीज़। और फर्स्ट कॉल तक हमने कॉल किया है, मतलब कितना अमाउंट कॉल किया है? 7 रुपीज़। ये हो गया कॉल। देन अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स। सपोज ये 2 और 3 रुपीज़, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तक रिसीव्ड कितना है? 5 रुपीज़। तो कितना कॉल किया पर रिसीव नहीं हुआ? 2 रुपीज़। अब वो 2 रुपीज़ जो उसने नहीं दिया उसके कारण हम उसका शेयर फॉरफीट कर लेंगे।
अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, वो 2 रुपये हो जाएगा। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखिए ये 3 रुपीज़ तो हमने कॉल ही नहीं किया, फाइनल कॉल का मनी वी हैव नॉट कॉल्ड, इसलिए वो ड्यू भी नहीं हुआ, तो रिसीव होने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये 2 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल का, दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एंड इसके कारण ये शेयर फॉरफीट हो जाएगा। नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच हैज़ बिन इशूड एट पार, कई बार शेयर पार पे इशू है और कई बार प्रीमियम पे इशू है, तो दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्चुअली आपको डिफरेंटली आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या एंट्री होती है। देखिए शेयर की जब जनरल एंट्री करते हैं, शेयर इशू की एंट्री कैसे होती है? शेयर इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, कितना अमाउंट? 7 रुपीज़। यहाँ पे तो 7 नहीं मिला, 5 मिला, तो केवल 5 ही जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट चल जाता है। कितना? एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल टू शेयर कैपिटल, पूरा 7 रुपीज़ चल गया, क्योंकि पूरा 7 रुपीज़ हमने कॉल कर लिया है, और बचा हुआ 5 रुपीज़ कहाँ चल जाता है? कॉल इन एरियर्स टू कॉल, 2 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या करेंगे? देखिए कॉल तो पूरा 7 रुपीज़ से रिवर्स हो गया, तो जनरली कभी कभी कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो इन दैट केस क्या एंट्रीज? अब देखिए इशू के समय आप मान के चलिए यहाँ तक एंट्री हुई है, और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, अभी कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो बैंक में तो वही अमाउंट दिखेगा जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है, और शेयर कैपिटल में पूरा ड्यू अमाउंट, क्योंकि हम शेयर कैपिटल की एंट्री पहले पास कर देते हैं, ड्यू पहले करते हैं बैंक, ये एंट्री हो जाती है 1 नंबर पे, हमने पूरा ड्यू करा दिया था, हमें नहीं पता था बैंक कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे बैंक की एंट्री की, तो जितना बैंक मिला उतने की एंट्री की, बाकी की एंट्री नहीं की। नाउ जो 2 रुपीज़ नहीं मिले उसके लिए फॉरफीट करना है, तो अब फॉरफीट जब हम करेंगे तो पूरी की पूरी शेयर कैपिटल वापस लेंगे, ये नहीं कि जो 2 रुपीज़ नहीं किया उससे केवल पूरी शेयर कैपिटल वापस लेते हैं, इसलिए पूरी शेयर कैपिटल को रिवर्स करना पड़ता है। जब हम इशू किए थे तो क्रेडिट किए थे, नाउ हमें फॉरफीट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपीज़ से, ये क्या करते हैं, इसमें कौन सा अमाउंट आता है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड, जितना अमाउंट कॉल्ड अप है वो पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, या फिर पूरा पेड अप वैल्यू, अगर पूरी वैल्यू कॉल अप कर दी तो पूरी वैल्यू जो भी नॉमिनल वैल्यू है विथ नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इशूड एट पार की हम एंट्री कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। क्रेडिट में क्या करेंगे? देखिए जो अमाउंट आ चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मिला के 5 रुपीज़ आ चुके हैं, अब वो भी रिफंड नहीं करने हैं, तो वो पूरा अमाउंट जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो चले जाएगा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड से मतलब 5 रुपीज़, एंड टू जो कॉल रिसीव नहीं हुई है उसके लिए टू कॉल, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉल रिसीव, टू फर्स्ट कॉल, और अगर कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफ़र कर दिया तो टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, वो 2 रुपीज़ से, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहले तो हमें सबसे पहले डेबिट करना है शेयर कैपिटल को विद द अमाउंट कॉल्ड अप, उसके बाद क्रेडिट में जो अमाउंट रिसीव हो गया है उससे शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है उससे वो कॉल या फिर कॉल इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बस इतना ही करना है, 2 पार्ट में बाइफरकेट करना है। यहाँ पे देखिए कॉल्ड अप के बाद 2 बाइफरकेशन होते हैं, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करो शेयर कैपिटल को, रिसीव्ड अमाउंट से क्रेडिट करो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट,
और नॉट रिसीव्ड अमाउंट से क्रेडिट करो दैट कॉल जो रिसीव नहीं हुई है, और अगर कॉल इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट। बस इतना ही है। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, एक बार फिर से देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप अमाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट बाय द अमाउंट रिसीव्ड एंड टू दैट कॉल, या फिर अलॉटमेंट भी हो सकता है, या फिर कॉल इन एरियर्स अकाउंट विद अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये चार्ट बना लीजिए, ये एंट्री कर लीजिए अपने नोट्स में, दैट विल हेल्प टू यू। नाउ जितनी भी कॉल नहीं पे गई है, जैसे ये बुक में देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड जिससे अमाउंट रिसीव हो गया है, टू शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, मतलब जिसका जिसका पैसा नहीं मिला उसकी इस तरीके से एंट्रीज करते जाएंगे। और अगर वो कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफर हो गए तो इन सब की बजाय आ जाएगा कॉल इन एरियर्स अकाउंट। Now we will do related illustration. Illustration 10. A Limited forfeited 30,000 equity shares of 10 each. Fully called up. ये fully called up थे, यानी पूरे अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। हमारे पास ये जनरल एंट्री है, इसी से कॉल्ड अप अमाउंट, तो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 30,000 इंटू 10 दैट इज 3 लाख से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो मिस्टर एक्स ने हेल्प किए थे, नॉन पेमेंट फॉर फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 4 ईच, हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 4, मतलब उसने टोटल 6 रुपीज़ पे कर दिया। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है 2 एप्लीकेशन पे और 4 अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़। टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम हिम इज ₹6 इंटू 30,000 that is 1,80,000 will be transferred to share forfeiture account, क्योंकि इतना अमाउंट हमको फॉरफिट करने के कारण रिसीव हो रहा है। द अमाउंट वी आर रिसीविंग एक्स्ट्रा ड्यू टू फॉरफिचर, मतलब वो अमाउंट पहले रिसीव हो गया था और अब उसे शेयर कैपिटल भी नहीं बनानी है, दैट इज अवर एक्स्ट्रा मनी, और ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जाता है। और जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उससे हम कॉल को कर देते हैं रिवर्स, क्योंकि हमने ये कॉल को क्रेडिट किया और बैंक अकाउंट टू कॉल होता है उसी तरीके से। अब क्योंकि ये अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है इसलिए यहाँ पे वो कॉल क्रेडिट होगी। फाइनल कॉल टू फाइनल कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट 4 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो 4 इंटू 30,000 इज नॉट रिसीव्ड, 1,20,000। नरेशन देंगे, being forfeiture of 30,000 shares on which call money of ₹4 has not been received। और ये हो गया आपका illustration 10। नाउ रिलेटेड illustration है illustration 11, जिसमें जो अमाउंट है वो कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफ़र कर दिए है, तो क्रेडिट में वो कॉल का नाम जाने की बजाय जाएगा कॉल इन एरियर्स, क्योंकि अब वो अमाउंट कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफ़र हो गया है। कॉल में इन एरियर्स में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या लिखा नहीं है कि ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम वो कॉल का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो वी विल राइट डाउन नेम ऑफ कॉल इन एरिया। जैसे इलस्ट्रेशन 11 में देखेंगे, शेयर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ 2 ईच। 8 कॉल्ड अप किया, यहाँ पे देखिए फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, 8 ही केवल कॉल्ड अप है 10 में से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, जितना कॉल्ड अप है 20,000 इंटू 8, 1,60,000, जिसमें से उन्होंने 2 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया है, मतलब 8 में से 2 का पेमेंट नहीं किया है, मतलब 6 का पेमेंट कर दिया है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना चले जाएगा 20,000 इंटू 6 दैट इज 1,20,000। एप्लीकेशन मनी में 2 और अलॉटमेंट मनी में 4 रुपीज़, यानी टोटल 6 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। गिव जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर, अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर्स। अब कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफर हो गया है तो
क्रेडिट करेंगे टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 2 into 20,000 दैट इज ₹40,000। इस तरीके से ये जनरल एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर की। इट्स सो सिंपल। नाउ हम देखेंगे कि ये तो पार पे अगर शेयर इशू था तब, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं तब क्या जनरल एंट्रीज करनी है। नाउ वी विल सी दिस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स if issued at प्रीमियम। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। केस 1, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव हो चुका है। और दूसरा केस हो सकता है केस 2 कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से एंट्रीज होती है। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सबसे पहले हम देखते हैं अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो जो हमने देखा था पार के समय जो एंट्रीज होती हैं सेम वही एंट्री होंगी। इस तरीके से ट्रीट करेंगे लाइक देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी प्रीमियम। ट्रीट लाइक कोई प्रीमियम है ही नहीं, कोई शेयर प्रीमियम है ही नहीं। जैसा कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किए, अब तो मिल गया, अब उसे रिवर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मान लेंगे शेयर पार पे कॉल किया गया था और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम के सारे अमाउंट को एक्सक्लूड करते हुए जनरल एंट्री पास करनी है। कैसे जनरल एंट्रीज पास करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो गई, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग शेयर प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, क्योंकि शेयर प्रीमियम तो वैसे भी शेयर कैपिटल में नहीं आता, तो शेयर कैपिटल जो डेबिट करेंगे विद अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग शेयर प्रीमियम। फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विथ अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग शेयर प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम वाला अमाउंट जो रिसीव हो गया उसके लिए कोई भी एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में केवल वही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें से जो शेयर प्रीमियम के नाम से रिसीव हुआ है उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, जो भी है विद अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल वी विल सी फॉर दिस। ये जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं यहीं पे हम अपना यहाँ पे एंट्रीज करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कि एग्जाम्पल में है कि सपोज 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड प्रीमियम का अमाउंट है ₹2 ऑन अलॉटमेंट। प्रीमियम का अमाउंट कहाँ ड्यू है, ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई, ₹3। अलॉटमेंट मनी कितनी हो गई, ₹2 प्लस ₹2 ऑफ प्रीमियम। एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट हो गया ₹5। तो सपोज हमने ये कॉल किया एंड नॉट रिसीव्ड, और ये अमाउंट हो गया हमने रिसीव। फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स जिसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो चुकी है, लेकिन फाइनल कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ कॉल। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम हमारा रिसीव हो चुका है, प्रीमियम इज रिसीव्ड, इसलिए प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना चल जाएगा, 10,000 इंटू 10 प्लस 2 को नहीं लेंगे। अब वो प्रीमियम रिसीव हो गया इसलिए प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे।
तो शेयर कैपिटल में पूरा कितना चल जाएगा 1 लाख, जिसमें से अमाउंट रिसीव्ड कितना है एप्लीकेशन का 3 रुपये एंड अलॉटमेंट का 2 रुपये प्लस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि अभी प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसकी कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 5 रुपीज़ इंटू 10,000 इज इक्वल टू 50,000। अमाउंट रिसीव्ड में जाएगा 50,000 दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5 रुपीज़ फाइनल कॉल का इंटू 10,000 दैट इज 50,000 रुपीज़ ड्यू बट नॉट रिसीव। तो अभी देखिए क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 1 लाख, प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं होगी, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी, प्रीमियम रिसीव हुआ है तो प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं होगी। टू शेयर फॉरफीचर जिसमें अमाउंट रिसीव्ड लेंगे लेकिन बिना प्रीमियम वाला अमाउंट। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, ये हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट केस 2 हमको देख रहे हैं जब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट नॉट रिसीव्ड। तो अभी देखिए जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, सपोज अलॉटमेंट में तो पहली एंट्री ड्यू की होती है, बाद में बैंक की एंट्री होती है, तो क्या एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट या फिर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो ये शेयर प्रीमियम को भी हमने कर दिया क्रेडिट अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का जब हमें बैंक रिसीव हुआ टू अलॉटमेंट या फिर कॉल, जब हम टू अलॉटमेंट या कॉल किए और बैंक रिसीव हुआ तो उसमें तो इसके लिए प्रीमियम और शेयर कैपिटल रिसीव नहीं हुआ और अब रिसीव भी नहीं होगा। तो पहले हमने इसको क्रेडिट कर दिया पर इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इसको वापस रिवर्स करना पड़ता है। जैसे शेयर कैपिटल रिवर्स करते हैं वैसे शेयर प्रीमियम का अमाउंट भी रिवर्स करते हैं, उसको भी डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with amount called up and share premium account debit with the amount of premium। शेयर प्रीमियम का जो भी अमाउंट है उन शेयर पे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है और यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट, अगर शेयर अलॉटमेंट है तो टू कॉल, और जो भी इसमें है जिनके साथ भी प्रीमियम मिलना है इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट इंक्लूड करने के बाद ही हम इनकी एंट्रीज करेंगे। मतलब अभी शेयर प्रीमियम जो मनी हमने कॉल की बट नॉट रिसीव हुई है उसमें भी इंक्लूडेड रहेगी और शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी करेंगे। अगर नहीं रिसीव हुआ है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। रिसीव हो गया तब तो कोई झंझट ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अगर रिसीव हो चुका है तो अब वो गायब हो जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन नहीं रिसीव हुआ है तो हमने जो पहले क्रेडिट कर दिया था उसको अब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना था पहले, ड्यू कर दिया था कि रिसीव हो जाएगा इसलिए क्रेडिट किया था। लेकिन अब जब रिसीव नहीं हुआ और उसके कारण फॉरफीट करना पड़ रहा है तो इसको वापस से डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट में भी जो भी अमाउंट कॉल या अलॉटमेंट जिसके साथ भी प्रीमियम ड्यू था तो इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला अमाउंट क्रेडिट करेंगे। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉरफिटेड एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप विच वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हमें पता है प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम ऑन नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो 20% है मतलब 100 है नॉमिनल वैल्यू इंटू 20%, प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपीज़ और फुल्ली कॉल्ड अप है तो शेयर कैपिटल कितनी कॉल्ड अप है 100 रुपीज़ की इंटू 5,000 शेयर दैट इज 5 लाख से पूरी कॉल्ड अप है 5 लाख। एंड शेयर प्रीमियम अभी रिसीव नहीं हुआ है। आगे देखते हैं अमाउंट शेयर प्रीमियम का कितना अमाउंट है 20 इंटू 5,000 दैट इज 1 लाख रुपीज़ है शेयर प्रीमियम का। अमाउंट पेबल ऑन शेयर वेयर एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी देखते हैं एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे
30 अलॉटमेंट का और 20 प्रीमियम का, टोटल 50। ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में है 50 रुपीज़ टोटल, 20 रुपीज़ अप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 20 रुपीज़ प्रीमियम का भी अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में टोटल 50 रुपीज़ एंड कॉल में 50 रुपीज़। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाई शेयर होल्डर, मतलब अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया, 1 लाख, ये हो गया रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स। केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा। पहले ड्यू किया था तो क्रेडिट कर दिया था, अब जब रिसीव नहीं हुआ तो उसको वापस डेबिट करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट में भी इंक्लूडिंग ये जो प्रीमियम वाला अमाउंट है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 5,000 दैट इज 2,50,000 एंड कॉल में भी 5,000 के अकॉर्डिंग 2,50,000 जो कि रिसीव नहीं हुआ। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। हमें पता है कि क्या करना है जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप फॉर शेयर कैपिटल, फुल्ली कॉल्ड अप है तो पूरा का पूरा 5 लाख डेबिट हो जाएगा। एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो डेबिट, जो भी शेयर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है उस अमाउंट से। तो 1 लाख रिसीव नहीं हुआ है तो पूरे 1 लाख से डेबिट, अगर आधा रिसीव हो गया होता तो उससे डेबिट करते। एंड 2 शेयर फॉरफीचर विद द अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई 1 लाख टू 1 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला अमाउंट 2,50,000 एंड 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000। ये हो गई जनरल एंट्रीज। जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उससे शेयर फॉरफीचर, और जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम उससे क्रेडिट करेंगे। अब टोटल देखिए 5 + 1 6 लाख, और यहाँ 250 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, मतलब हमारा टोटल भी सेम है, हमारी जनरल एंट्री करेक्ट है। और इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे। कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम। ये हो गई कंप्लीट हमारी इलस्ट्रेशन 12। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13 इज बेस्ड ऑन इशू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट का जो इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 7, उसके साथ ही हम इलस्ट्रेशन 13 भी करेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब अब ये शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए उनको फिर से कंपनी इशू करेगी, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके पहले एक छोटा सा नोट है, फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स देखे उसमें देखा कि हम जो भी शेयर्स हैं वो क्यों फॉरफिट करें, बिकॉज पूरा पेमेंट नहीं हुआ शेयर्स पे। लेकिन देयर मे बी सम केसेस जब पूरा पेमेंट हो जाए, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, बट कोई और कंडीशन ना सेटिस्फाई हुई हो जिसके कारण शेयर्स को फॉरफिट किया जाना पड़े। Forfeiture for non-payment of call premium or other unpaid portion of the face value is one of the reason of forfeiture. But fully paid up share may be forfeited for realization of debt of the shareholder if the article specifically provide it. कि मान के चलिए शेयर होल्डर ने कोई डेप्ट लिया है, कोई लोन लिया है कंपनी से, और वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे शेयर होल्डर्स, तो वो लोन रिकवर करने के लिए शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए। But fully paid up shares may be forfeited for realization of debt of the shareholder if the article of association of the company provide. अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है तो शेयर के फुल्ली पेड अप होने के बाद भी डेप्ट को रियलाइज करवाने के लिए, शेयर होल्डर के डेप्ट्स को रियलाइज करवाने के लिए शेयर फुल्ली पेड अप होने के बाद भी फॉरफिट किए जा सकते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि क्या फुल्ली पेड अप होने के बाद भी फॉरफिट किए जा सकते हैं, तो यस। एंड जब उसका रीज़न लिखना होगा ट्रू होने का, तो आपको ये रीज़न लिखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करे तो डेप्ट रियलाइज करवाने के लिए हम फॉरफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो री इशू कोई फिर से फुल इशू का प्रोसेस नहीं होता है, इट्स जस्ट कि कंपनी ने वो शेयर वापस ले लिए, उनको फिर से सेल आउट करना। इट्स नॉट इशू, इट्स अ काइंड ऑफ सेल ऑफ शेयर इन द मार्केट बाय द कंपनी, कि एक शेयर होल्डर से वापस लेके दूसरे किसी पर्सन को देना और उसको शेयर होल्डर बनाना। अ फॉरफिटेड शेयर इज मेयरली अ शेयर अवेलेबल टू द कंपनी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इशू कब हो गया, जब उसने फर्स्ट शेयर होल्डर को दे दिए शेयर्स, जिससे आप फॉरफिट कर लिए, तो अब वो उनसे ले लिए वापस
और अब किसी थर्ड पर्सन को जब वो शेयर्स देंगे तो दैट इज नॉट इशू ऑफ शेयर बट जस्ट अ सेल ऑफ शेयर। जो ओरिजिनल शेयर होल्डर को इशू किए थे जिससे आप फॉरफिट कर लिए, दैट ओनली इज इशू ऑफ शेयर, रेस्ट इज जस्ट सेल ऑफ शेयर। Available to the company for the sale and remain vested in the company for that purpose only. Reissue of share is not allotment of the share but only a sale. The share after forfeiture in the hands of company is subject to an obligation to dispose it of. कंपनी अपने ही शेयर को होल्ड नहीं कर सकती, या तो अब उनको बायबैक करके उनको रिडीम करना पड़ेगा या फिर किसी और को देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर रही है, कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है कि अब उसको डिस्पोज करे, किसी और को सेल करे, इसलिए डिस्पोज ऑफ करते हैं जनरली ऑक्शन से कि ये शेयर्स अवेलेबल है, इनको जो भी परचेज करना चाहे, फिर जो भी हाईएस्ट प्राइस मिलता है उसमें ऑक्शन के थ्रू कंपनी सेल कर देती है। तो जब री इशू करते हैं शेयर्स की तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है? अब री इशू करेंगे तो फिर से कैश मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? जो भी फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर या फिर जो भी कॉल्ड अप वैल्यू है वो लिखेंगे। शेयर कैपिटल में लिखेंगे फुल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी शेयर की है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, या फुल कॉल्ड वैल्यू जो भी रहेगी शेयर की वो लिखी जाएगी। तो जरूरी नहीं है, मान के चलिए कि बैंक रिसीव हुआ 10 रुपये का शेयर है, लेकिन जब री इशू किया तो उसे 8 रुपये ही रिसीव हुआ, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपीज़ चल जाएगा, लेकिन बैंक रिसीव्ड में 8 रुपीज़ ही, तो बचा हुआ 2 रुपीज़ कहाँ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू जो भी शेयर की, मतलब लॉस ऑन इशू कैसे आएगा? शेयर का नॉमिनल वैल्यू माइनस बैंक रिसीव्ड, तो ये जो भी डिफरेंस वाला अमाउंट रहेगा वो होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट। देखिए जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट होता है। शेयर फॉरफिचर की एंट्री हमने देखी है, यहाँ पे जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो चुका उससे शेयर फॉरफिचर अकाउंट होता है क्रेडिट, और री इशू के वक्त अगर कोई लॉस होता है तो उससे शेयर फॉरफिचर अकाउंट होता है डेबिट। और उसके बाद जब जो शेयर का जो कुछ भी डिफरेंस रहता है, वॉट एवर इज डिफरेंस फॉर दोज नंबर ऑफ शेयर जिनके लिए री इशू हुआ है, केवल उनके फॉरफिचर का अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी बैलेंस बचे है उससे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स री इशूड। बैलेंसिंग फिगर, ये जब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 14, तो वी विल सी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने हैं, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स कैसे होता है। ये जो है वो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का प्रॉफिट है जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, बार बार नहीं होता है, और शेयर कैपिटल के कारण, इसलिए कैपिटल आइटम, इसलिए ये प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करने के बजाय कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। क्यों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं? क्योंकि ये शेयर इशू का, शेयर फॉरफिचर और री इशू के बाद होने वाला प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर के, और शेयर कैपिटल के कारण, इसलिए कैपिटल आइटम है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसा होता है, सब ये हम इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझेंगे, थ्योरी से समझ में नहीं आएगा। एंड देन हम जब इलस्ट्रेशंस कर लेंगे तो यू विल रीड पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये थ्योरीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और इसमें से जो भी समझना है वो हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। सो कम टू इलस्ट्रेशन 14, इससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या एंट्रीज होती है, कैसे होती है। Mr. Long, who was shareholder of 2000 preference share of 100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share.
तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितनी कॉल्ड अप है? 75। तो 75 इंटू 2000, 1,50,000, क्योंकि क्वेश्चन में बताया 100 का शेयर है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 75 कॉल्ड अप है और जितना कॉल्ड अप होता है उतने से ही हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना था? 25 रुपीज़ के हिसाब से 50,000। एंड टू शेयर कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर कॉल, क्योंकि ये रिसीव नहीं हुए, इनका नाम लिख रहे हैं। और रिसीव कौन सी हो गई है? एप्लीकेशन मनी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 75 कॉल्ड अप है, जिसमें से 25 अलॉटमेंट में है एंड 25 कॉल में है। तो कितना बच गया? 25। और ये 25 किस में हो गया? एप्लीकेशन में। एंड अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं रिसीव हुआ, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिमेनिंग 50,000, ये 50,000 हो गए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब आगे क्या बोल रहे? डायरेक्टर्स फॉरफिटेड अबव शेयर एंड री इशूड। फॉरफीचर की एंट्री हमने पास कर दी ना, और री इशू की एंट्री करनी है। तो री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना है? यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फॉरफिटेड में टोटल अमाउंट कितना है? शेयर फॉरफिटेड में टोटल अमाउंट है 50,000 रुपीज़। ये कितने शेयर के लिए है? फॉर 2000 शेयर्स के फॉरफिचर के लिए है। तो 1500 के लिए कितना होगा? 50,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1500, 37,500। उसके बाद रिमेनिंग 500 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 2000, मतलब जो 12,500, मतलब जो शेयर फॉरफिट हुए हैं उसमें से री इशू जो 1500 शेयर्स हुए हैं उनके लिए 37,500, और जो बच गए री इशू होने उनके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी क्रेडिट हुआ है 12,500। नाउ री इशू जब शेयर्स हुए तो क्या बता रहे हैं? 1500 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर पेड अप एज 75 पर शेयर, मतलब उससे बैंक कितना में रिसीव हुआ? केवल 65 रुपीज़, लेकिन उनको पेड अप कितना मानेंगे? 75 रुपीज़। तो नाउ देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कितना मिला? केवल 65 रुपीज़ इंटू 1500। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि बैंक इज रिसीव्ड 65 इंटू 1500, दैट इज 97,500। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना करना है? एट द रेट ऑफ 75 पर शेयर। टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 इंटू 75, 1,12,500। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है 97,500, दैट इज 15,000 इज लॉस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो कहाँ जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये जो लॉस ऑन, ये क्या हो जाता है? लॉस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या होता है? ये शेयर अब फॉरफिट हो चुके हैं और कंपनी को डिस्पोज ऑफ करने होते हैं। और इस वक्त देखिए यहाँ पे ऊपर में 25 रुपीज़ कंपनी को ऑलरेडी इन शेयर पे रिसीव हो चुके हैं। ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया है 25 रुपीज़ ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है कंपनी को। टोटल इन शेयर से 37,500 रिसीव हो चुके हैं। इसलिए कंपनी जो कम अमाउंट होता है कॉल्ड अप से कम अमाउंट में भी लेने को तैयार हो जाती है। इसलिए कॉल्ड अप 75 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने फिर भी 65 रुपीज़ में भी शेयर बेच दिया, क्योंकि लॉस हो रहा है जो भी री इशू में, वो कहाँ से रिकवर हो जाएगा? शेयर फॉरफिचर से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उससे रिकवर हो जाएगा। ना देखिए लॉस कितने का हुआ? 15,000 रुपये का। एंड ऑलरेडी वो 1500 शेयर के रिगार्डिंग अमाउंट कितना रिसीव था? 37,500। मतलब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन फिर से देखिए, प्रॉफिट एक तरीके से शेयर फॉरफिचर पे क्या हुआ था? जो अमाउंट रिसीव हो गया था हमें पर रिफंड नहीं करना पड़ा,
मतलब हमने अमाउंट भी ले लिया, अमाउंट भी एप्लीकेशन का मिल गया और फिर शेयर भी वापस ले लिए, तो जो कुछ भी अमाउंट मिला वो तो हमें एक्स्ट्रा मिला, तो दैट इज अवर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना था 37,500 माइनस कीजिए लॉस हुआ था शेयर फॉरफीचर के री इशू पे कितना 15,000। कैसे 75 का शेयर जो है हमने 65 में दिया, मतलब 10 रुपीज इस शेयर पे लॉस हुआ। 75 माइनस 65 इज इक्वल टू 10 इंटू 1500, या फिर ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है 15,000, ये हमारा लॉस हुआ। तो भी ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 37,500 माइनस 15,000 दैट इज 22,500 का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट हम केवल ये इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जितने शेयर री इशू हो रहे हैं फॉरफीचर के बाद, जितने शेयर री इशू हो रहे हैं उतने पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये जो 12,500 बच गया, जब रिमेनिंग 500 शेयर हम इशू करेंगे, जब ये 500 शेयर का री इशू होगा, तब जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होगा। देन वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन दिस शेयर्स, मतलब जितने शेयर री इशू हो रहे हैं, ये 1500 री इशू है, 1500 क्योंकि री इशू हुए हैं, तो उन पे फॉरफीचर के वक्त जो भी प्रॉफिट था उसके बेसिस पे हम शेयर ऑफ फॉरफीचर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट पोर्शन ओनली विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 22,500। अब देखिए यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टोटल, यहाँ पे डेबिट हुआ 15,000 से, एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो 22,500, टोटल डेबिट हुआ 37,500 से, एंड यहाँ पे 50,000 से क्रेडिट हुआ था। मतलब अभी भी कितना बैलेंस बचा है 37,500 माइनस 50,000 दैट इज 12,500। वो इन 500 ये जो 500 शेयर अभी री इशू नहीं हुए हैं उनका 12,500 बचाएगी, ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से री इशू अभी शेयर्स नहीं हुए हैं उसके कारण बचा हुआ है। और ये हमेशा जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें शेयर कैपिटल में ऐड होके दिखेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ऐड होके 12,500 जो बैलेंस बच गया वो इस तरीके से शो होगा। नेक्स्ट जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 15, तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज। और उसके बाद क्योंकि इस इलस्ट्रेशन 15 में हमें बैलेंस शीट एंड P&L का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, तो पहले वी विल लर्न टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, उसके बाद वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन 15 एंड इलस्ट्रेशन 17 एज वेल। So in next lecture we will solve illustration 17 and 15 after learning the concept of preparation of balance sheet. Now we will do illustration 16 in this lecture. Illustration 16 क्या कहता है, A hold 2000 share of the 10 each on which, ये हम बुक में ही करेंगे और उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। A holds 10 each on which he has paid 2 as application money. B hold 4,000 share of 10 each on which he has paid 2 as application and 3 as allotment. C 3,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं जिसमें से 2, 3 एंड 3 यानी टोटल उन्होंने 8 रुपीज़ पे किए हैं। 3 हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। एक ने केवल एप्लीकेशन मनी तक पे किया, एक ने अलॉटमेंट के तक और एक ने कॉल तक पे किया, फर्स्ट कॉल तक। और उसके बाद वाला अमाउंट दे फेल टू पे ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट देयर शेयर वेयर, और जो सारे शेयर्स थे वो फॉरफीट कर लिए गए एंड उसके बाद 12 पर शेयर पे इशू कर दिए गए। शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है ₹10 ओनली, और इशू कितने में किए गए हैं, इशू प्राइस है ₹12। मतलब ये जो डिफरेंस है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है ₹2 का, वो है प्रीमियम का अमाउंट। ये बात हम याद रखेंगे। तो जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एंड री इशू रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू। इसके लिए सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करना है। तो ये जो टेबल बना है वही वर्किंग नोट है। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी
3 लोग हैं, तीनों का यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए के दिए हुए हैं 2000 शेयर्स, मिस्टर बी के 4000 शेयर्स एंड मिस्टर सी के हैं 3000 शेयर्स। ओके, इनके लिए एप्लीकेशन है ये नंबर ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन में इन्होंने कितना पे किया, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना मनी पे किया, 2 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी अमाउंट इज ₹2। सो मिस्टर ए हैज़ पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन, सो ही हैज़ पेड 4000 रुपीज़। मिस्टर बी ने भी एप्लीकेशन पे किया है 8000 रुपीज़ एंड मिस्टर सी हैज़ ऑल्सो पेड एप्लीकेशन मनी है 6000। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मिस्टर ए ने कुछ भी पे नहीं किया। मिस्टर बी ने अलॉटमेंट मनी पे की 3 रुपीज़, तो मिस्टर बी का 12,000 रुपीज़ इन्होंने पे किया एंड मिस्टर सी ने कितना पे किया अलॉटमेंट में 9,000 रुपीज़। नाउ अब फर्स्ट कॉल में मिस्टर ए ने पे किया कुछ भी नहीं, मिस्टर बी ने भी कुछ भी पे नहीं किया एंड मिस्टर सी ने 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पे किया 9,000 रुपीज़। जबकि फाइनल कॉल में जो सेकंड कॉल है उसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों ने कुछ भी पे नहीं किया, जिसके कारण अब इनका शेयर्स फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो टोटल मनी इनसे कितनी रिसीव हुई, मिस्टर ए से रिसीव हुई 6,000 रुपीज़, सॉरी मिस्टर ए से रिसीव हुआ 4,000 रुपीज़ और मिस्टर बी से रिसीव हुआ 20,000 रुपीज़ एंड मिस्टर सी से रिसीव हुआ 24,000 रुपीज़। जबकि रिसीव कितना कितना होना था ये तो है एक्चुअली रिसीव, दैट ऑल विल गो टू शेयर फॉरफिचर। जो कुछ भी अमाउंट रिसीव हो जाता है दैट गोज टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो टोटल रिसीव्ड कितना है 48,000। तो टोटल मनी रिसीव हुई है 48,000 जो कि मनी रिसीव जाती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। अब हम देख लेते हैं किस किस कॉल पे या अलॉटमेंट में कितनी मनी रिसीव नहीं हुई है जिनसे पर्टिकुलर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले मिस्टर ए के कारण, देन मिस्टर बी एंड देन मिस्टर सी 2,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स एंड 3,000 शेयर्स। अलॉटमेंट पे मनी रिसीव नहीं हुई है एंड देन फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे मनी रिसीव नहीं हुई है। तो मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितनी रिसीव नहीं हुई है 2 × 3 दैट इज 6,000, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट है 3, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज़। तो मिस्टर ए से अलॉटमेंट का 6,000 रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल का 6,000 नॉट रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल का 4,000 नॉट रिसीव्ड है। मिस्टर बी से देखते हैं नाउ। एज पर 4,000 शेयर्स अलॉटमेंट का रिसीव हो चुका है, फर्स्ट कॉल का रिसीव नहीं हुआ है 4 × 3 12,000 एंड फाइनल कॉल का 8,000 नॉट रिसीव्ड। नाउ मिस्टर सी से अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो चुकी है, फाइनल कॉल का 6,000 हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी। टोटल अगर हम देखें तो अलॉटमेंट से टोटल मनी नॉट रिसीव्ड है 6,000, फर्स्ट कॉल से मनी नॉट रिसीव्ड 18,000 एंड फाइनल कॉल से मनी नॉट रिसीव्ड 18,000। ये हमने इस टेबल में समझे, उसके अलावा बुक में भी सेम तरीके से टेबल बना हुआ है, बस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जब हम देखेंगे 8 + 4 + 3 4 + 3 + 2,000 मिस्टर ए के, मिस्टर बी के 4,000 शेयर प्लस मिस्टर सी के 3,000 शेयर्स, टोटल 9,000 शेयर्स हमें फॉरफिट करने। 9,000 ऑफ 10 ईच दैट इज 90,000 शेयर्स को शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। 9,000 × 10,
जिसमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना जाएगा, जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड गो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 48,000, एंड देन जो रिसीव नहीं हुआ है वो पर्टिकुलर उस कॉल में जाता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना रिसीव नहीं हुआ है, 6,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव नहीं हुआ है, 18,000, एंड देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका भी अमाउंट है 18,000। इसको टोटल करते हैं, 48,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000, 90,000। मतलब डेबिट का क्रेडिट और टोटल क्रेडिट का टोटल सेम है, मतलब वी हैव डन करेक्ट सोल्यूशन। अब देखिए ये जो नया शेयर है वो 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 10 रुपीज़ तो पूरा रिसीव हो रहा है, फॉरफिचर पे कोई भी लॉस नहीं है और पूरे शेयर री इशू कर दिए गए। री इशू करें तो हमें कितना मिल रहा है, बैंक अकाउंट कितना मिल रहा है, 12 रुपीज़ के हिसाब से 9,000 शेयर पे इंटू 12, दैट इज 1,08,000 रुपीज़ वी आर रिसीविंग टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कारण कितना मिल रहा है, केवल 10 रुपीज़, 90,000 एंड 2 रुपीज़ यानी 18,000 टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि ये 2 रुपीज़ जो है नॉमिनल वैल्यू से जो भी ऊपर का वैल्यू है वो होता है शेयर प्रीमियम का अमाउंट। अब देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ फॉरफिचर, लॉस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कुछ भी नहीं है, देयर इज नो लॉस। इसलिए जो कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ एंटायर अमाउंट इज प्रॉफिट, क्योंकि अब जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए थे 9,000 जो भी फॉरफिट किए थे वो पूरे शेयर 9,000 शेयर ही री इशू कर दिए गए हैं। मतलब उनका शेयर फॉरफिचर से जो कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 48,000, क्योंकि अब पूरे शेयर री इशू हो गए इसलिए पूरे शेयर्स को लेकर जो भी री इशू के कारण और फॉरफिचर के कारण प्रॉफिट हुआ दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर प्रोपोर्शनिटीज में से आधे शेयर ट्रांसफर होते तो 48 मान के चलिए कि 4,500 शेयर इशू होते। सपोज 4,500 शेयर्स री इशू, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होता, केवल 48,000 डिवाइड बाई 9,000 इंटू 4,500, मतलब आधे इसके, दैट इज 24,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता एंड बैलेंस 24,000 विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज एडिंग टू शेयर कैपिटल बाय नेम ऑफ शेयर फॉरफिचर। ये किस तरीके से शो होता है, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तब देखेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन 17 एंड 15। अगर शेयर फॉरफिचर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आस्क मी इन डाउट सेक्शन में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।